जीएसटी में सेक्शन 73 में फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए शो कॉज नोटिसेस इशू किए जाने की लास्ट डेट 31 मई 2024 है और इस फाइनेंशियल ईयर के ऑर्डर्स 31 अगस्त 2024 तक इशू किए जाने हैं। जैसे जैसे ये डेडलाइन नज़दीक आती जा रही है, वी आर लाइकली टू रिसीव मोर एंड मोर शो कॉज नोटिसेस। साथ ही मल्टीप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केसेस को देखते हुए डिपार्टमेंट द्वारा शो कॉज नोटिस में मिस्टेक्स या वेगनेस की पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में कुछ पॉइंटर्स हैं जिन्हें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए। नंबर 1, शो कॉज नोटिस रिसीव होने के बाद सबसे पहले जिन ग्राउंड्स पर शो कॉज नोटिस जनरेट किया गया है उन ग्राउंड्स की डिटेल्ड स्टडी कर लें और साथ ही ये भी देख लें कि शो कॉज नोटिस किस सेक्शन के अंतर्गत इशू किया गया है। यदि शो कॉज नोटिस सेक्शन 74 में इन्वोक किया गया है तो ये देख लें कि क्या आपके केस और जो फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स एससीएन में मेंशन्ड है वह सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किए जाने के लिए प्रॉपर हैं या नहीं। यदि नहीं तो यू शुड टेक अ नोट ऑफ इट एंड इनकॉर्पोरेट इट इन योर रिप्लाई टू एससीएन इन द फर्स्ट प्लेस। नंबर 2, ये देख लें कि शो कॉज नोटिस में ग्राउंड्स प्रॉपर्ली मेंशन्ड है और शो कॉज नोटिस क्रिप्टिक या वेग नहीं है। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के हिसाब से ये जरूरी है कि शो कॉज नोटिस में टैक्स पेयर को प्रॉपर्ली ग्राउंड्स मेंशन किए गए हों और किसी भी तरह से किसी वेग रीजन की वजह से शो कॉज नोटिस इनिशिएट नहीं किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बहुत से केसेस हो चुके हैं जिनमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कैंसिलेशन के शो कॉज नोटिस में प्रॉपर रीजनिंग नहीं दी गई और ऐसे शो कॉज नोटिस को हाई कोर्ट ने वेग और क्रिप्टिक करार देते हुए प्रोसीडिंग्स को सेट असाइड किया। नंबर 3, अगर आपके किसी केस में ASMT 10 इशू किया गया था और उसका रिप्लाई आप सबमिट कर चुके हैं विथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और उसके बाद SCN इशू किया गया है तो ये देख लें कि क्या शो कॉज नोटिस में आपके द्वारा सबमिट किए गए रिप्लाई को कंसिडर किया गया है या नहीं, और अगर कंसिडर किया गया है तो ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं जिन पर प्रॉपर ऑफिसर द्वारा आपका अर्लियर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं माना गया। यदि SCN में आपके अर्लियर रिप्लाई को रूटीनली ब्रश असाइड कर दिया गया है यानी कोई प्रॉपर रीजनिंग या एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है तो आप SCN के अगेंस्ट अपने रिप्लाई में इस पॉइंट को जरूर उठाएं। कुछ केसेस में डिपार्टमेंट द्वारा डेडलाइन को देखते हुए विदाउट कंसिडरिंग अर्लियर रिप्लाई SCN इशू किए जा सकते हैं। ऐसे केसेस में टैक्स पेयर के लिए अपने केस को डिफेंड करने के लिए प्रॉपर ऑफिसर को यह ध्यान दिलाना जरूरी है कि SCN इशू करने से पहले अर्लियर रिप्लाई को कंसिडर नहीं किया गया है और ये एक ऐसा फैक्ट है जो बाद में अपील प्रोसीडिंग्स में भी आपकी मदद करेगा। नंबर 4, यदि आपके किसी केस में रिटन रिप्लाई के साथ ही पर्सनल हियरिंग भी आवश्यक हो तो आप अपने रिप्लाई में पर्सनल हियरिंग की डिमांड जरूर करें और साथ ही ऑनलाइन रिप्लाई सबमिट करते वक्त पर्सनल हियरिंग वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें। नंबर 5, शो कॉज नोटिस रिसीव होने के बाद ग्राउंड्स फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स को अपने केस के फैक्ट्स के साथ वेरीफाई जरूर कर लें और यह इंश्योर कर लें कि जो ग्राउंड्स शो कॉज नोटिस में मेंशन किए गए हैं वो आपके केस में एप्लीकेबल हैं। यदि 2A वर्सेस 3B मिसमैच का नोटिस है तो नोटिस में मेंशन डिफरेंस अमाउंट एंड 2A का जो अमाउंट मेंशन किया गया है उसे पोर्टल पर लेटेस्ट 2A डाउनलोड करके एक बार जरूर वेरीफाई करें। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो मैंने आपसे शेयर किए ताकि आप फाइनेंशियल ईयर 1920 के शो कॉज नोटिस को बेहतर तरीके से समझ और एनालाइज कर पाएं और एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और आर्ग्यूमेंट्स तैयार कर पाएं। आई होप दैट दीज पॉइंटर्स विल बी ऑफ हेल्प टू यू वाइल डीलिंग विद शो कॉज नोटिस। अगर इस बारे में आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।